जैसे ही आप 17,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं या कहीं 16,000 से फीट की ऊपर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ की परिस्थितियाँ आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं कि आपको 1 साल से अधिक की तैनाती नहीं दी जाती है। यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि उन्हें रोटेट किया जाए। चीन के लिए हालांकि ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके जो सैनिक होते हैं वो ज़बरदस्ती के लाए गए होते हैं सेना में। हमारे सैनिकों की तरह नहीं जो चुन कर आते हैं कि हम अपने देश की सेवा करेंगे। लेकिन चीन इसीलिए इतना घबरा जाता है जब डिप्लॉयमेंट लंबा चलता है। भारतीय सैनिक जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। हमें इस इलाके में तैनाती की आदत है और इसीलिए हमें पूरा पता है कि कितने महीनों तक सैनिकों को रखना है और उसके बाद कैसे उसे रोटेट करना है, लेकिन अपनी ताकत किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देते। बीते 1 साल में चीन को इतना अंदाजा तो जरूर ही लग गया होगा कि भारतीय जवानों से टकराने के लिए सिर्फ तकनीक काम नहीं आ सकती, ये वज्र होते हैं। अब जबकि 50,000 और सैनिकों को डिप्लॉय किया जा चुका है, तब चीन को भी ये समझ में तो आ ही गया होगा कि भारत शांति से लेकर संघर्ष तक की हर स्थिति के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हो चुका है। न दबाव की रणनीति काम आनी है, न जंग की धमकी। लेकिन ये चीन की नीति है कि वो वार्ता टेबल से लेकर सरहद तक हर जगह उलझा कर रखना चाहता है। लेकिन भारत अब चालबाजियों का जवाब देने के लिए तैयार है। Negotiations are happening at all levels, the political, diplomatic and the military levels. And there is suspicion on both sides because while the other side has deployed their forces and created infrastructure, we are not lagging behind anymore. We have also moved a large number of troops and resources. So there is a kind of a suspicion on both sides as to what can happen. So I think this will take time, and I think in a gradual manner, we should be able to achieve status quo. Because if you do not achieve status quo and remain in this kind of a position, it could lead to misadventures at some time. And therefore, I think both the nations understand that returning to status quo is in the best interest of ensuring peace and tranquility, to which our nation is committed to. बीते साल जब मौसम बदले तो चीन को लगा था कि भारत के हौसले पस्त हो जाएंगे और वो जमीन को लेकर मोलभाव की स्थिति में होगा, लेकिन उसका अध्ययन गलत था। उसे तो सर्दी से घबराए अपने 90% सैनिकों को वापस भेजकर नए सैनिक बुलाने पड़े, लेकिन भारत के वीर डटे रहे। वहां पर लड़ने के लिए एक योद्धा और जज्बा होने की बहुत जरूरत है। वहां पे सांस लेने में तकलीफ होती है, खाना नहीं खाया जाता है, नींद नहीं आती है, सर दर्द होता है, मौसम खराब हो जाए तो -50 डिग्रीज, और जब हवाएं चलती हैं आदमी बिल्कुल भी मुंह नहीं खोल सकता है, नजर कुछ नहीं आता है। ऐसे हालात में लड़ना आसान काम नहीं है और चीनी सेनाओं के जो सैनिक हैं ऐसे उच्च चोटियों पर लड़ने में असमर्थ हैं। उनका जो रोटेशन है बहुत जल्दी हो रहा है, तकरीबन 90% लोग रोटेट कर रहे हैं। भारतीय जवानों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा स्वाभाविक होता है। उनके लिए सरहद जमीन का टुकड़ा नहीं, मां का आंचल होता है। दूसरी तरफ चीन जबरदस्ती अपने सैनिकों में जोश भरना चाहता है। चीन में आम नागरिकों को सेना का अनिवार्य हिस्सा बनना ही होता है। मर्जी के खिलाफ भी युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही होती है। एलएसी पर तैनात कई चीनी सैनिक इसी के तहत तैनात किए जाते हैं। भारत में सैनिक होना सम्मान और गर्व की बात होती है। यही अंतर रण क्षेत्र में साफ झलकता है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप बहुत ही आले दर्जे की है, चाहे वो आप ले रहे हैं प्लेटून कमांडर से लेके ऊपर सेक्शन कमांडर से लेके आर्मी कमांडर तक, जो इस टाइम हमारे नॉर्दर्न कमांड में है या ईस्टर्न कमांड में है या सेंट्रल कमांड में है, जो कि चीन के साथ में डील कर रहे हैं, वो जानता है हमारे जो लीडरशिप है ये ट्रेन होके ऊपर आती है।
अभी चीन में प्रॉब्लम क्या है? चीन में कॉन्स्क्रिप्शन का एक दौर है, जिसके अंदर 3 साल के लिए एक आदमी आता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, और उस बंदे को भेज दिया जाता है बॉर्डर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, मुझे याद है जब डेप्सांग हुआ था तो हमने इसको एनालाइज किया था, और ये उभर के आया था कि जो उनकी लीडरशिप है, उनके जो लीडर्स लोअर लेवल के ऊपर हैं, वो जानते नहीं हैं कि लड़ाई क्या है, वॉर फाइटिंग क्या है, ग्राउंड रूल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, जो उभर के आए हैं, जो हमारे 4 जो हमने साइन किए हैं पीस एग्रीमेंट्स उसके तहत, वो नहीं जानते हैं। शौर्य ने शरीरों को फौलाद बना दिया। बारिश बर्फ के सीजन आए और चले गए, लेकिन सरहद से एक कदम पीछे नहीं हटे। आपका निश्चय उस गांधी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं। हौसले के साथ 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन चीन की चालों से एक पल को आंख नहीं हटी। भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगी। ये वो भारतीय जांबाज हैं जो 20,000 फीट की ऊंचाइयों पर बर्फीले तूफानों से फिर जाते हैं। ये वो भारतीय रणबांकुरे हैं जो बलिदान तो दे जाते हैं, लेकिन बंदूक से उंगलियां नहीं हटाते। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सर हिमालय का लेकिन न झुकने दिया। ये पंक्तियां नहीं है केवल, इसी इलाके में भारतीय फौज ने 1962 में जंग लड़ी थी। उस समय जो ये ठंड है, और ठंड का आलम आप पहाड़ों पे बर्फ को देखकर नहीं, आप मेरे पीछे इस जमी हुई नदी को देखकर लगाइए। इसका कतरा कतरा जम चुका है पूरी तरीके से। जिस तरीके से इसने बहना शुरू किया होगा समझ लीजिए। और ये जनवरी का जो महीना होता है वो सबसे ठंडा होता है यहां पर लद्दाख में। इस माहौल में हमारे सैनिक LAC पर लगातार तैनात हैं। चीन ने 10,000 सैनिक अपने पीछे हटा लिए हैं, लेकिन ऐसी जमी हुई नदियों झीलों के इर्द गिर्द भारतीय सेना की पूरी तैनाती हमेशा रहती है। ये समूचे ईस्टर्न लद्दाख का आलम हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई बार सियासत में भी उलझकर यह कहा जाता है कि दुश्मन आगे बढ़ आया है। कई बार संशय और शक उठाया जाता है, लेकिन सोचिए इसका एक एक हिस्सा, जो हिंदुस्तान की जमीन का एक एक हिस्सा जो है, उस हर जगह पर चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, चाहे सांसें आए ना आए, लेकिन हमारी सेना तैनात रहती है लगातार। दुर्गम क्षेत्रों की लड़ाई में भारतीय सैनिकों को जो महारत हासिल है वो दुनिया में किसी और देश की सेना के पास नहीं। और ये बात दुनिया का सैन्य आक्रमण इतिहास भी साबित करता है कि जीतता वो है जो सही रणनीति और भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहता है। क्यूबा और वियतनाम के खिलाफ अमेरिका की हार, अफगानिस्तान के खिलाफ रूस की हार और गलवान में चीन की पराजय इसका उदाहरण है। ऐसे उच्च चोटियों के ऊपर माउंटेन वॉरफेयर, और वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में, जज्बा होना बहुत जरूरी है। बूट्स का होना, यानी कि सैनिक का होना, और वो सैनिक जो समर्थ हो, जो लड़ने की काबिलियत रखता हो, वो एक्लिमेटाइज्ड हो, और वो हिंदुस्तानी सैनिक है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, बट
व्हाट मैटर्स इज मैन बिहाइंड द मशीन, और वो जो मैन बिहाइंड द मशीन चीनी के पास नहीं है। गलवान का शौर्य हो या ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की शानदार रणनीतिक विजय, भारतीय जवानों ने हमेशा चीन को जोरदार जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर जब लेह लद्दाख पहुंचे तो पूरे देश ने भारतीय जवानों के जोश को देखा। भारत माता की, भारत माता की। ये जोश इस बात का भरोसा था कि LAC पर शत्रुता की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। जवानों के जोश के साथ जब रक्षा मंत्री का उद्घोष मिला तो ऐसा लगने लगा जैसे सरहद पर शक्ति का संचार हो उठा। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 2 हिस्सों में लगती है। अगर हम लद्दाख के पूरे क्षेत्र को देख लें और उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों से लगती हुई LAC की सीमा को देख लें। अब LAC की सीमा जो यहाँ पर लग रही है, मैं पूर्वोत्तर में इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से LAC की शुरुआत एक तरीके से होती है। और यहाँ पर भी अगर आप मेरे पीछे की पहाड़ियों को देखेंगे तो आपको पूर्वोत्तर से ज्यादा याद आएगी लद्दाख की ही, क्योंकि पूर्वोत्तर में आमतौर पर हम समझते हैं कि हरियाली बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन नहीं, इस ऊंचाई पर आते आते हरियाली नाम मात्र रह जाती है। और इसी तरह की जो बैरन पहाड़ियां हैं, नंगी पहाड़ियां रहती हैं, ऑक्सीजन की उतनी ही ज्यादा दिक्कतें, ऊंचाइयां जो हैं इन चोटियों की वो उतनी ही अधिक, और यहां पर डिप्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी समस्या। समुद्र स्तर पर वातावरण में 20.9% ऑक्सीजन स्तर होता है। यह समान स्थिति होती है, लेकिन लद्दाख की 17,000 फीट जैसी दुर्गम ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन सिर्फ 11% होती है, यानी हर सांस भारी। ऐसे में लगातार भारतीय जवान डटे हुए हैं तो वो इसलिए कि वो कड़े प्रशिक्षण के जरिए खुद को ढाल लेते हैं। उनके पास सब कुछ है, मॉडर्न हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। हिंदुस्तान से मैं कहूँगा जहाँ तक कि मटेरियल का सवाल है, इक्विपमेंट का सवाल है, कुछ ज़्यादा ही होगा और हो सकता है अच्छा भी होगा, लेकिन उनके पास वो सैनिक नहीं है जो हिंदुस्तान के पास है। तापमान जब -45 तक पहुंचने लगता है तब हवाओं में सांसें भी जमने लगती हैं। भारत के जाबाजों को सियाचिन जैसी भीषण बर्फीली परिस्थितियों में -60 में भी डटे रहना होता है। भारतीय टुकड़ियां हजारों फीट बर्फीली ऊंचाई पर 2 साल तक रहने में सक्षम हैं, जहां सैनिकों को रोटेट भी 90 दिन के बाद ही किया जाता है। चीन को हर रोज अपने सैनिक रोटेट करने पड़ रहे थे। चीन के सैनिकों की हालत खराब हो चुकी थी। हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। भारत कभी किसी देश से उलझता नहीं। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश निर्माण के बाद भी 1 इंच भूमि पर अपना अधिकार नहीं समझा, लेकिन चीन की लगभग सभी पड़ोसियों से दुश्मनी है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लगभग सभी समुद्री पड़ोसियों से झगड़ा है। ताइवान को चीनी मेनलैंड का हिस्सा बनाने को वो अपना राष्ट्रीय संकल्प बताता है। हांगकांग के नागरिक अधिकार छीनता है। जापान के साथ कई द्वीपों को लेकर उसका विवाद है। 2020 में जब दुनिया कोविड से लड़ने का हौसला जुटा रही थी, तब चीन भारत के लद्दाख में घुसपैठ के इरादे रख रहा था। ऐसे में जब जिनपिंग लोकतंत्र का भाषण देते हैं तो वो दुनिया के लिए एक खतरनाक चुटकुला हो सकता है। लोकतंत्र की बात वो व्यक्ति कर रहा है जो अपने देश में लोकतंत्र ही खत्म कर चुका हो। चीन की विस्तारवादी नीति सारी हदों को पार कर चुकी है। भारत की सरहदों पर उसकी बुरी नजर है। टक्कर जबरदस्त मिल रही है तो वो बौखला रहा है। उसके सुपर पावर बनने के सपने के बीच LAC पर डटे भारतीय जवान हैं, जिनका हौसला चीन की दीवार से भी ऊंचा और ज्यादा है। पहाड़ों की खूबसूरती तो बहुत होती है, लेकिन पहाड़ों पर तैनाती भी उतनी ही मुश्किल होती है। यहाँ पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना और लड़ना, संघर्ष करना उतना ही मुश्किल होता है। हमारे सैनिकों का सिर्फ शरीर लोहे का नहीं होता है, उनका हौसला वज्र होता है। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।